सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं और जो आज का ये टॉपिक रहेगा हिंदी वर्णमाला के रिगार्डिंग ये टॉपिक रहने वाला है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट भी आज पूरी तरह से अच्छे से यहाँ पर क्लियर होने वाला है, आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदी व्याकरण में वर्णमाला, स्वर और व्यंजन, तो ये तीन टॉपिक आप लोगों के आज कवर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ण और वर्णमाला की क्या अवधारणा है तो उसको जान लेते हैं। तो वर्ण, जिसको आप लोग ध्वनि भी कहते हो, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछी जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, और वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं। तो कई बार प्रश्न इस प्रकार भी बनता है कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जो है वो वर्ण है, जिसको ध्वनि भी कहते हैं। अब वाक्य क्या होता है, तो भाषा की सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। भाषा की सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई कौन सी है, वर्ण है। और भाषा की सार्थक इकाई कौन सी है, वो वाक्य है। जिससे हमें अर्थ समझ में आता है वो वाक्य कहलाता है। वाक्य शब्दों से मिलकर बना होता है। वाक्य शब्दों से मिलकर बना होता है और शब्द वर्णों से मिलकर बना होता है। यह आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको जैसे समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर अ लिखूँ तो ये एक वर्ण है। अगर मैं यहाँ पर आम लिखूँ तो ये एक शब्द है। और अगर मैं यहाँ पर कुछ शब्दों को मिलाकर बनाऊँ जिसका कुछ अर्थ निकले, मैं आम खा रहा हूँ, तो यहाँ पर हर शब्दों के मेल से बनता है यहाँ पर वाक्य, जिसका कुछ अर्थ निकले, तो ये होता है आपका वाक्य। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे वर्ण, वाक्य और शब्द में क्या अंतर है। तो वाक्य क्या है, वाक्य आपका शब्दों के मेल से बनता है जिसका कुछ अर्थ निकले। शब्द आपका वर्णों के मेल से बनता है और वर्ण आपका भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई है। उसके बाद वर्णमाला क्या होता है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर पूछा जाए कुल वर्ण हिंदी में कितने हैं, तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। ये आपको पता होना चाहिए। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिसमें से अगर व्यंजन पूछा जाए तो व्यंजन 39 व्यंजन है और स्वर पूछा जाए तो 13 स्वर है। लेकिन अच्छे से मैं आपको आगे भी डिस्क्राइब करने वाला हूँ। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत यहाँ पे कंपैरिजन होता है, तो उसकी भी आपको यहाँ पर मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। मुख्य तौर पर यहाँ पर व्यंजन जो होते हैं 39 होते हैं और स्वर जो होते हैं वो 13 होते हैं। तो इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। और मूल वर्ण अगर पूछा जाए तो मूल रूप से 44 वर्ण माने जाते हैं। अगर कुल वर्ण पूछा जाएगा तो वो 52 है, लेकिन अगर मूल वर्ण पूछा जाए तो मूल वर्ण जो है वो 44 है। और मूल वर्ण 44 है, जिसमें 33 आपके व्यंजन आ जाते हैं, 33 आपके मूल व्यंजन रहते हैं और 11 आपके मूल स्वर रहते हैं। लेकिन कुछ कुछ किताबों में री को मूल स्वर में शामिल नहीं किया गया है, जिसकी बदौलत उन्होंने वहाँ पर 10 मूल स्वर बताए। लेकिन आपको मुख्य तौर पर याद रखना है 44। 44 क्या है आपके 44 है, 44 वर्ण आपके मूल रूप से हैं, और जिसमें 33 आपके क्या है मूल व्यंजन और 11 आपके मूल स्वर है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर कुल पूछा जाएगा तो कुल आपके 52 वर्ण है, जिसमें आपके 39 व्यंजन है और 13 स्वर है। लेकिन अगर मूल वर्ण पूछा जाएगा तो मूल आपके 44 मूल वर्ण है, जिसमें आपके 33 क्या है व्यंजन, मूल व्यंजन है और 11 आपके मूल स्वर है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। और आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हो। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे स्वर के बारे में, जिसको अंग्रेजी में वोवेल्स कहते हैं। जिस प्रकार अंग्रेजी में 5 वोवेल्स होते हैं AEIOU, उसी प्रकार हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं स्वर के बारे में। तो देखो, स्वर क्या होते हैं। स्वर वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वर क्या होते हैं, जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात वे स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। अब स्वरों के प्रकार मैं आपको बता देता हूँ। तो कुल स्वर जो होते हैं, लेखन के आधार पर कुल स्वर 13 होते हैं, अ से लेके और अह तक, अंग अह तक।
तो जो अयोगवा है अंग और अह आपका अयोगवा है। तो अगर यहाँ पर कुल स्वर आपसे नहीं पूछा जाएगा तो आपके मूल स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। और अगर कुल स्वर पूछा जाएगा तो आपके अंग और अह जो आपके अयोगवा है ये भी ऐड हो जाते हैं, जिसकी बदौलत आपके कुल स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। लेकिन जो मूल स्वरों की संख्या है, मूल स्वरों में आपके अयोगवा नहीं आते, फिर आपके मूल स्वर 11 हो जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके कुल स्वर 13 है, जिसमें अयोगवा अंग और अह भी है। तो ये आप देख सकते हो, अ आ इ ई उ री ए आई ओ औ अंग अ। तो ये आपके कुल स्वर है और मूल स्वर आपके 11 माने जाते हैं, जिसमें अंग और अ आपके ये मूल स्वर नहीं है। उसके बाद मूल स्वर के बारे में आपको बताऊं तो उच्चारण के आधार पर आपके मूल स्वर होते हैं और कितने होते हैं, 11 होते हैं। इसमें आपके अयोगवा नहीं होते, यानी कि अंग और अ नहीं होता है। अंग और आपके कुल स्वर में आता है लेखन के आधार पर, लेकिन उच्चारण के आधार पर मूल स्वर आपके 11 होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और अयोगवा स्वर के बारे में आपको बताऊं तो अंग का मतलब होता है अनुस्वर, अह का मतलब होता है विसर्ग। तो इनको अयोगवा स्वर कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, अयोगवा स्वर कहा जाता है। अंग और अह को अयोगवा स्वर कहा जाता है। ये स्वर और व्यंजन के बीच में रखे गए हैं और इन्हें पूर्णतः स्वर नहीं माना जाता। ठीक है, स्वर और व्यंजन के बीच में इनको रखा जाता है अंग और अ को, और इनको पूर्णतः स्वर नहीं माना जाता है। लेकिन कुल स्वरों की गणना में इनको शामिल किया जाता है, यानी कि जब कुल स्वरों की गणना होती है तो 13 कुल स्वर होते हैं और मूल स्वर 11 होते हैं, जहाँ पर इनको नहीं गिना जाता है। अब अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है, देखो अंग आपका अनुस्वार है, अ आपका विसर्ग है। अब जो अनुस्वार होता है आपका, इसका जो उच्चारण होता है केवल नाक से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे इसके यहाँ पे उदाहरण है अंग अंग अंग। तो यहाँ पर अनुस्वार का जो उच्चारण होता है वो नाक से होता है, और विसर्ग का जो उच्चारण होता है इसमें ह की तरह होता है। यानी कि जैसे आप लोग यहाँ पे प्रातः ह की यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पर ध्वनि निकलती है, प्रातः ह। इस प्रकार आप लोग यहाँ पे इसके उदाहरण से समझ सकते हो। तो विसर्ग इसका उच्चारण ह की तरह होता है, और अनुस्वार में नाक से जो उच्चारण होता है वो नाक से होता है, और विसर्ग का जो उच्चारण होता है ह की तरह होता है। ठीक है, उसके बाद यदि स्वर के ऊपर कोई मात्रा लगी हो, ये आपको ध्यान में रखना है, यदि स्वर के ऊपर कोई मात्रा लगी हो तो चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु आएगा, यानी कि अनुस्वार आएगा। अनुस्वार का प्रयोग होता है, जैसे देखो मैं, तो यहाँ पर आपको मात्रा दिख रही है तो यहाँ पर सिर्फ अनुस्वार का प्रयोग होगा। लेकिन अगर स्वर के ऊपर मात्रा नहीं है तो वहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। तो चंद्र बिंदु का प्रयोग कहाँ पर होता है, जहाँ पर ऊपर कोई भी मात्रा नहीं होती, जैसे चांद, तो यहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। आँख, तो यहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। और अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ पर मात्रा लगी होती है स्वर के ऊपर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चंद्र बिंदु का प्रयोग वहीं पर होगा जहाँ पर स्वर के ऊपर मात्रा नहीं लगी होगी। अब स्वरों का वर्गीकरण भी है, तो स्वरों का वर्गीकरण विभिन्न आधार पर किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। तो यानी कि मात्रा के आधार पर हम जानेंगे उच्चारण के आधार पर जो स्वर है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक है ह्रस्व स्वर, जिसको लघु स्वर भी कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय यानी कि एक मात्रा का समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इनके उदाहरण है अ, ई, उ और री। तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है, अ, ई, उ और री। उसके बाद आपका दीर्घ स्वर आता है। दीर्घ स्वर को आप लोग गुरु स्वर के नाम से भी जानते हो। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, यानी कि 2 मात्रा का समय लगता है, तो वो आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वरों की जो संख्या है वो 7 होती है, और इनके उदाहरण हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। तो दीर्घ स्वर की जो संख्या है वो 7 होती है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो ह्रस्व स्वर की संख्या 4 और दीर्घ स्वर की जो संख्या 7। तो इस प्रकार आपके कुल मूल स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। उसके बाद उच्चारण के आधार पर जो अगला स्वर है वो है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, यानी कि 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है, तो उनको प्लुत स्वर कहते हैं। और इनका प्रयोग अक्सर पुकारने या फिर नाटक में संवाद के लिए होता है, जैसे ओम इसका एक उदाहरण है। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा उच्चारण के आधार पर 3 स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर जिसको लघु स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर जिसको गुरु स्वर भी कहते हैं, और प्लुत स्वर। तो यहाँ पर आप लोगों ने उच्चारण के आधार पर 3 स्वरों के बारे में अच्छे से जान लिया है।
उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर होते हैं, एक मूल स्वर होते हैं, एक संधि स्वर होते हैं और एक संयुक्त स्वर होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर होते हैं और संधि स्वर होते हैं और संयुक्त स्वर होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे मूल स्वर के बारे में। तो वे स्वर जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वर के संयोग से नहीं हुई है, वे अपने मूल रूप में, तो वे कौन से होंगे? मूल स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वर के संयोग से नहीं हुई है, वे अपने मूल रूप में, तो वे मूल स्वर कहलाते हैं। और मूल स्वर के जो उदाहरण आपके अ, ई, उ, री आपके मूल स्वर है। उसके बाद आपका आता है संधि स्वर। तो वे स्वर जो दो स्वरों के मेल से बनते हैं, तो वे क्या होते हैं? संधि स्वर। वे स्वर जो दो स्वरों के मेल से बनते हैं, वे आपके संधि स्वर आते हैं। जैसे आ, अ धन अ, फिर बना आपका आ, ई धन ई, फिर बना आपका बड़ी ई, ओ धन ओ, फिर बना आपका बड़ा ओ। तो वे स्वर जो दो स्वरों के मेल से बनते हैं, वे आपके संधि स्वर होते हैं। उसके बाद आपका देखो उत्पत्ति के आधार पर हम ये पढ़ रहे हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो तीसरा आपका स्वर होता है, वो आपका होता है संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर क्या होता है? संधि स्वरों के अंतर्गत ही चार स्वर ऐसे हैं जिन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है, क्योंकि वे भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं। तो संयुक्त स्वर आपके कितने हैं? संयुक्त स्वर आपके हैं चार, ए, आई, ओ और आओ। तो ये आपके संयुक्त स्वर है। और आपके संधि स्वर कितने? आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। और आपके जो मूल स्वर है अ, ई, उ और री आपके मूल स्वर है। तो आप लोगों ने ये भी देख लिया संधि स्वर आपके कितने? चार संधि स्वर आपके। और देखो ए जो है अलग अलग यहाँ पर स्वर से मिलकर बना है। तो इस प्रकार आप लोगों ने देख लिया है उत्पत्ति के आधार पर तीन स्वर। आप लोगों ने देखा मूल स्वर, आप लोगों ने देखा संधि स्वर और आप लोगों ने देखा संयुक्त स्वर। अब हम बात करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उच्चारण स्थान वह स्थान होता है जहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं? तो कंठ है, तालव्य है, ओष्ठ है, मूर्धन्य है, कंठ तालव्य है और कंठ ओष्ठ है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कंठ वाले जो आपके स्वर हैं अ और आ, ये आपके कंठ स्वर है। उसके बाद ई और बड़ी ई आपके तालव्य स्वर है। और ऊ और बड़ा ऊ आपके ओष्ठ स्वर है। और री आपका मूर्धन्य स्वर है। उसके बाद ए और आई आपके कंठ और तालव्य स्वर है। ओ और आव आपका कंठ ओष्ठ स्वर है। तो ये यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कंठ वाले जो आपके स्वर हैं वो आपका अ और आ आपके कंठ से बोले जाने वाले स्वर है। कंठ के बाद ई और बड़ा ई आपके तालव्य स्वर है जो आपके तालु से बोले जाते हैं। उसके बाद ऊ और बड़ा ऊ आपका क्या है? ये आपके ओष्ठ स्वर है। उसके बाद री आपका क्या है? री आपका मूर्धन्य स्वर है। और उसके बाद ए और आई आपका क्या है? कंठ और तालु से बोले जाने वाले, यानी कि कंठ तालव्य जो स्वर है वो आपके क्या है? ए और आई आपके कंठ तालव्य स्वर है। और कंठ ओष्ठ क्या है आपके? ओ और आओ आपके कंठ ओष्ठ आपके स्वर होते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि बड़ा ऊ जो है ये इसका जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है? तो बड़े ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, यानी कि ओठों के द्वारा इसे बोला जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओ आ आपका कंठ है, ई और ई आपका तालव्य है, ऊ और बड़ा ऊ आपका ओष्ठ है। उसके बाद री आपका मूर्धन्य है। उसके बाद ए और आई आपका कंठ तालव्य है और ओ और आओ आपका कंठ ओष्ठ है। ये आपको पता होना चाहिए। हवा निकलने के आधार पर जो यहाँ पर है इसमें निर्नुनासिक स्वर होता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में केवल जो हवाएं मुँह से निकलती है वो आपके निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। निर्नुनासिक स्वर आपके कौन से हैं? निर्नुनासिक स्वर वे स्वर होते हैं जिसमें जो हवा है उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। तो इसमें आपके निर्नुनासिक जो स्वर है, सभी जो मूल स्वर आपके हैं वो निर्नुनासिक स्वर होते हैं। निर्नुनासिक यानी कि इसमें जो उच्चारण है हवा मुंह से निकलती है, नाक से नहीं। और अनुनासिक जो स्वर आपके हैं इसमें इन जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है वो अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अनुनासिक स्वर कौन से हैं? जिसमें क्या होता है, जो उच्चारण के समय, स्वरों के उच्चारण के समय हवा मुंह और नाक दोनों जगह से निकलती है।
तो वो अनुनासिक स्वर है। और निरोनुनासिक कौन से, जिसमें हवा केवल मुंह से निकलती है। सारे जितने आपके मूल स्वर है 11 के 11, तो वो आपके निरोनुनासिक यानी कि मुंह से निकलने वाले, जब उनका उच्चारण होता है तो मुंह से हवा निकलती है। और अनुनासिक में जो उच्चारण किया जाता है स्वरों का, तो हवा मुंह और नाक दोनों जगह से निकलती है। तो इनके ऊपर चंद्रबिंदु या फिर बिंदु लगा होता है, इसकी पहचान होती है। अनुनासिक स्वर की पहचान क्या होती है, इनके ऊपर चंद्रबिंदु या फिर बिंदु लगा होता है। तो ये आपके अनुनासिक स्वर होते हैं। अनुस्वार लगा होगा या फिर चंद्रबिंदु लगा होगा जिन स्वरों के ऊपर, तो वो आपके अनुनासिक स्वर होते हैं। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। तो कॉन्सोनेंट्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। देखो, स्वरों का जब उच्चारण होता है तो वहाँ पर किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं हो सकते। अब व्यंजन देखो कितने होते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कुल व्यंजन कितने हैं, तो कुल आपके जो व्यंजन होते हैं 39 होते हैं। लेकिन अगर मूल व्यंजन पूछा जाएगा तो मूल व्यंजन आपके 33 होते हैं। जिस प्रकार कुल स्वरों की संख्या आप लोगों ने देखी थी, कुल स्वरों की संख्या 13 थी और मूल स्वरों की संख्या 11 थी, उसी प्रकार व्यंजनों की जो कुल जो संख्या होती है 39 होती है। और अगर आपसे पूछा जाएगा मूल व्यंजन कितने, तो मूल व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है, व्यंजनों का जो वर्गीकरण है 3 भागों में उसको बांटा गया। और देखो, कहीं कहीं पर आप लोगों को ये भी सुनने को मिलेगा व्यंजन 41 होते हैं। अब इसमें क्या होता है, 2 अतिरिक्त जो आपके यहाँ पे द्विगुण व्यंजन होते हैं उनको भी जोड़ दिया जाता है 39 में, फिर आपके 41 व्यंजन बन जाते हैं। द्विगुण व्यंजन आपके ड और ढ, ये आपके द्विगुण या फिर उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, तो इनको भी जोड़ दिया जाता है, फिर आपके कुल व्यंजनों की संख्या 41 बन जाती है। और अगर इनको नहीं जोड़ा जाएगा तो फिर आपके व्यंजनों की संख्या 39 रहती है। बाकी अगर मूल व्यंजन पूछा जाएगा तो मूल व्यंजनों की संख्या आपकी 33 रहती है। अब यहाँ पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण है 3 रूप से उसको बांटा गया है। एक आपका स्पर्श व्यंजन होता है, एक आपका अंतःस्थ व्यंजन होता है, एक आपका ऊष्म व्यंजन होता है। तो इनके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो देखो, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की जो संख्या होती है 25 होती है। और इनको याद करने की मैं ट्रिक भी आपको बताने वाला हूँ। तो इन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग यानी कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या फिर ओष्ठ का स्पर्श करती है। और इन्हें वर्गों के अनुसार बांटा गया। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। तो टोटल जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है, टोटल स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। अब इसमें देखो क्या होता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो यहाँ पर व्यंजन है वो आते हैं। तो देखो, ये आपको याद रखना है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इनके अंदर 5-5 व्यंजन आते हैं। तो क वर्ग के अंदर 5 व्यंजन, ये 5 व्यंजन आते हैं, क ख ग घ ग। उसी प्रकार च वर्ग के अंदर ये 5 व्यंजन आएंगे। उसी प्रकार ट वर्ग के अंदर ये 5 व्यंजन आएंगे, त वर्ग के अंदर ये 5 व्यंजन आते हैं और प वर्ग के अंदर ये 5 व्यंजन आते हैं। तो इस प्रकार ये मिलकर बनाते हैं 25, ये आपके बनाएंगे वर्ण। अब इनको याद करने की ट्रिक क्या है कि इनका जो उच्चारण स्थान है कहाँ कहाँ से, तो आपको याद करने की ट्रिक रखनी है KTM 2। रुक जाओ, एक बार मैं ऊपर से लिखना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर देखो, इसको याद करने की ट्रिक है KTM 2। और यहाँ से इसका शॉर्ट फॉर्म क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, अब जो आपका क वर्ग है, के मतलब कंठ से बोले जाएंगे। तो क वर्ग में आपके 5 के 5 व्यंजन जो है वो कंठ से बोले जाएंगे। आपका जो च वर्ग है वो आपके तालु से बोले जाएंगे, टी मतलब तालु। उसके बाद जो आपका ट वर्ग है वो एम से यानी कि मूर्धन्य, एम मतलब मूर्धन्य से बोले जाएंगे। उसके बाद जो आपका त वर्ग है वो आपके दंत से बोले जाएंगे, दंत्या। ठीक है, उसके बाद जो आपका प वर्ग है ये आपके ओ मतलब ओष्ठ, ओष्ठ से बोले जाएंगे। तो इस प्रकार आप लोग याद रख सकते हो कौन सा वर्ग कहाँ से बोला जाएगा। तो ये इसकी सिंपल ट्रिक होती है। तो ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी परीक्षा की दृष्टि से। बाकी आप लोगों ने यहाँ पर ये देख लिया है 25 आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। इनका यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया है हर वर्ग का कि इनका जो उच्चारण स्थान है कहाँ से बोला जाता है। ये आप लोगों को ट्रिक को याद रखना, आप लोग फिर कभी भूलोगे नहीं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। उसके बाद व्यंजन 3 भागों में बंटे थे। पहला था स्पर्श व्यंजन और दूसरा होता है अंतःस्थ व्यंजन। तो अंतःस्थ जो व्यंजन है तो इनके उच्चारण में सांस भीतर की ओर खींचती हुई सी प्रतीत होती है। ये स्वर और व्यंजन के मध्य की स्थिति में होते हैं।
तो अंतःस्थ जो व्यंजन है इनकी संख्या 4 है और स्वर और व्यंजन के मध्य की स्थिति में होते हैं। और अंतःस्थ जो व्यंजन है ये कौन कौन से हैं? आप लोगों ने देखा होगा य, र, ल और व, ये आपके 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। और अब यहाँ पर इनके बारे में कुछ और विशेष जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो जो अर्ध स्वर है य और व, इन्हें स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी कई बार पूछा जाता है कि अर्ध स्वर कौन से हैं। तो य और व जो आपके हैं, तो य और वो आपके अर्ध स्वर भी कहे जाते हैं। उसके बाद लुंठित व्यंजन पूछा जाता है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे आपको दे दिया य, व, र, ल। इसमें आपको पूछेगा कि लुंठित व्यंजन बताइए। तो र जो होता है ये लुंठित व्यंजन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अर्ध स्वर कौन होते हैं? य और व आपके अर्ध स्वर होते हैं। लुंठित व्यंजन आपका र होता है और पार्श्विक व्यंजन जो आपका होता है वो ल होता है। ठीक है, पार्श्विक जो व्यंजन होता है ल होता है। और र में उच्चारण में जीवा तालु पर लुढ़कती है और उच्चारण में हवा जीवा के पार्श्व से निकलती है ल में। ठीक है, अर्ध स्वर 2 होंगे य और व। लुंठित व्यंजन जो होगा र होगा और पार्श्विक जो व्यंजन होगा, पार्श्विक व्यंजन आपका ल होगा। ये चारों आपके क्या हैं? य, व, र, ल। तो ये आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। य, व आपके अर्ध स्वर है और र आपका क्या है? लुंठित व्यंजन है और ल आपका पार्श्विक व्यंजन होता है। ये आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। बाकी अब जो व्यंजन का तीसरा भेद है तो वो है ऊष्म व्यंजन, जिनको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो इनकी भी संख्या कितनी है? 4। तो देखो, जो ऊष्म और जिनको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं इनकी संख्या भी 4 है। इनके उच्चारण में मुख में घर्षण या फिर रगड़ होती है, जिससे ऊष्मा या फिर गर्मी पैदा होती है। तो जो आपके ऊष्म और संघर्षी व्यंजन है ये कौन कौन से? तीनों प्रकार के श, 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 श और ह, ये आपके ऊष्म व्यंजन है। तो देखो, ये 4 आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं और इनके उच्चारण में मुख में घर्षण या फिर रगड़ होती है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। बाकी इनकी जो संख्या है 4 है। तो आप लोगों ने देखिए व्यंजन के आप लोगों ने भेद देखे। आप लोगों ने देखा स्पर्शी व्यंजन, आप लोगों ने देखा अंतःस्थ व्यंजन, आप लोगों ने देखा ऊष्म व्यंजन जिनको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन की संख्या आप लोगों ने देखी 25। उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन की संख्या आप लोगों ने देखी 4 और उसके बाद आप लोगों ने देखिए ऊष्म व्यंजन की संख्या 4। तो 25 और 4 29, 29 और 4 33। तो इस प्रकार आपके जो मूल व्यंजन होते हैं, मूल व्यंजन की संख्या आपकी 33 हो जाती है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद देखो, संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं। और संयुक्त व्यंजन जो 4 आपके होते हैं ये कौन कौन से? अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये आपके 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये भी आपको पता होनी चाहिए। और जब यहाँ पर आप लोग इनको भी ऐड ऑन कर दोगे तो फिर ये कुल मिलाकर जो व्यंजन बनते हैं 39। तो इस प्रकार ये कुल 39 व्यंजन बनते हैं। तो आप लोगों ने इसकी इन्फॉर्मेशन भी ले ली है, ऊष्म व्यंजन भी आप लोगों ने जान लिया है, अंतःस्थ व्यंजन आपको पता है, स्पर्शी व्यंजन के बारे में आपको पता चल चुका है। अब कुछ और यहाँ पर आपके लिए जानकारी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो घोषत्व के आधार पर व्यंजन का भी वर्गीकरण किया गया है। घोषत्व का अर्थ है उच्चारण में स्वर तंत्रियों में होने वाला जो कंपन होता है, उसके आधार पर भी इसका वर्गीकरण है। तो घोषत्व के आधार पर देखो 2 व्यंजन होते हैं, एक होता है अघोष व्यंजन और एक होता है सघोष व्यंजन, जिसको घोष व्यंजन भी कहते हैं। अघोष और सघोष ये आपको याद रखना है। देखो, अघोष व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, तो वे आपके अघोष व्यंजन होते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है तो अघोष व्यंजन होते हैं। और अघोष व्यंजन की पहचान आपको कैसे करनी है? तो देखो, प्रत्येक वर्ग जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ तो वो आएगा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होगा वो आपका क्या होगा? अघोष होगा। तो देखो, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होगा वो आपका क्या होगा? अघोष होगा। और साथ ही साथ जो आपका ऊष्म व्यंजन है, तो ऊष्म व्यंजन में श, श,
और श, ये तीनों प्रकार के श भी आपके अघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन यानी कि ये सारे आपके अघोष व्यंजन है। और ये ऊष्म व्यंजन जो है तीनों प्रकार के श, ये भी आपके अघोष व्यंजन है। उसके बाद सघोष व्यंजन क्या होता है? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, स्वर तंत्रियों में जब कंपन होता है तो वे आपके सघोष व्यंजन कहलाते हैं या फिर घोष व्यंजन उनको कहते हैं। तो इसकी पहचान आप लोगों को कैसे करनी है? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन और साथ ही साथ अंतस्थ व्यंजन और ह आपका क्या है? सघोष है। ये आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो आपका व्यंजन होता है और साथ ही साथ अंतस्थ व्यंजन यानी कि य, र, ल, व और ऊष्म व्यंजन का ह आपका सघोष कहलाते हैं। और तीसरा, चौथा और पांचवा प्रत्येक वर्ग का जो व्यंजन होगा वो सघोष कहला जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आप लोगों ने देखा सघोष कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग, अंतस्थ व्यंजन सारे और ऊष्म व्यंजन का ह आपका सघोष है। बाकी अघोष आपके कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन और साथ ही साथ आपके जो तीनों प्रकार के आपके तीनों जो सौ हैं यानी कि ऊष्म व्यंजन जो है वो आपके अघोष व्यंजन है। उसके बाद प्रणत्व के आधार पर व्यंजन का जो वर्गीकरण होता है, तो प्रणत्व करता है उच्चारण में वायु की मात्रा यानी कि हवा का निकलना, वो होता है प्रणत्व। तो प्रणत्व के आधार पर भी व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। तो प्रणत्व के आधार पर अल्प प्राण व्यंजन होते हैं और महाप्राण व्यंजन होते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो अल्प प्राण जो व्यंजन होते हैं और महाप्राण जो व्यंजन होते हैं तो क्या होते हैं? तो अल्प प्राण व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम हवा निकलती है तो वे आपके अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो अल्प प्राण व्यंजन में क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होगा, प्रत्येक वर्ग का, वर्ग मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसकी बात हो रही है। इसका जो पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होगा वो आपका क्या होगा? अल्प प्राण होगा। और साथ ही साथ आपके अंतस्थ जो आपके यहाँ पर वर्ण होंगे तो व्यंजन होंगे तो ये भी आपके क्या होगा? अल्प प्राण व्यंजन कहलाएगा। उसके बाद महाप्राण व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक हवा निकलती है तो वे आपके महाप्राण व्यंजन होते हैं। और महाप्राण व्यंजन आपको कैसे पहचानने? किसी भी वर्ग का दूसरा और जो चौथा आपका व्यंजन होगा वो आपका महाप्राण व्यंजन होगा। और साथ ही साथ जो आपके ऊष्म व्यंजन है चारों के चारों ये आपके महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में, सघोष और अघोष के बारे में भी आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। बाकी हम बढ़ेंगे अब आगे की तरफ। अब यहाँ पर अन्य व्यंजन जो मैंने आपको ऊपर बताए थे, तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? ये दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। तो संयुक्त व्यंजन आपके कौन से? अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। तो कई बार इनका मेल भी पूछा जाता है, तो मेल आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो अक्ष जो है वो क और श इसके मेल से बनता है अक्ष। तो ये जो आपको यहाँ पे चिन्ह दिख रहे होंगे, तो ये जब हम व्यंजन को स्वर रहित यानी कि बिना स्वर के लिखते हैं तो उस वक्त व्यंजन को इस प्रकार लिखा जाता है। जब व्यंजन को स्वर रहित लिखना होता है तो फिर इस प्रकार हलंत का चिन्ह उपयोग किया जाता है। बाकी देखो अक्ष, क और स इसके मेल से बना है। त्र आपका त और र के मेल से बना है। उसी प्रकार ज्ञ आपका ज और य के मेल से बना है, और उसी प्रकार आपका जो श्र है श और आपके र के मेल से बनता है। तो ये आपके 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। उसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजन जो मैंने आपको बताया था द्विगुण व्यंजन, तो द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं जिनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। तो इन्हें फेंकने वाले व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि जीवा ऊपर जाकर तुरंत नीचे गिर जाती है। और उत्क्षिप्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन की जो संख्या है वो 2 होती है। उदाहरण के लिए जो मैंने आपको बताया था ड और ढ, तो ये आपके उत्क्षिप्त व्यंजन या फिर द्विगुण व्यंजन इनको कहते हैं। और इनकी कुछ विशेषता आपको याद रखनी है। जो आपका ड होगा ये आपका सघोष है और अल्प प्राण है, और जो आपका ढ है ये भी आपका सघोष है लेकिन ये महाप्राण है। देखो दोनों सघोष है लेकिन जो ड है ये आपका अल्प प्राण है और ढ आपका महाप्राण है। ठीक है। उसके बाद नासिकीय व्यंजन जिनको पंचमाक्षर भी कहते हैं, यानी कि हर वर्ग का जो 5वां जो व्यंजन होता है वो नासिकीय होता है क्योंकि इनके उच्चारण में नाक हवा से निकलती है। तो आपका हर वर्ग का 5वां यहाँ पर जो व्यंजन होगा वो आपका नासिकीय
या फिर नासिकीय, उसको क्या कहते हैं, नासिकीय व्यंजन कहते हैं। तो ये आपके पाँचों के पाँचों नासिकीय व्यंजन है। उसके बाद वर्णों के उच्चारण स्थान और तालिका के बारे में भी एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए। वैसे मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया है, जो आपके स्वर होते हैं वो कहाँ से बोले जाते हैं, व्यंजन कहाँ से बोले जाते हैं, ये सब मैंने आपको विस्तार से बता दिया। फिर भी आपको यहाँ पर एक बार मैं यहाँ पर उच्चारण स्थान इनका बता देता हूँ। तो कंठ से देखो, औ, कंठ यानी कि गला, तो गले से अ और आ ये स्वर बोला जाएगा। उसके बाद क वर्ग आपका कंठ से बोला जाता है। क वर्ग में जितने आपके पाँचों के पाँचों व्यंजन कंठ से बोले जाएंगे। और ह और विसर्ग भी आपका कहाँ से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है। जो ह है, जो आपका क्या है, एक ऊष्म व्यंजन जो है, ये कहाँ से इसका उच्चारण स्थान का है, तो इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। और जो विसर्ग आपका है, विसर्ग आपका, इसका भी जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद तालव्य मैंने आपको बताया था, ई और बड़ा ई, यहाँ पर ये जो स्वर है दोनों, तो इनका उच्चारण स्थान तालव्य है। बाकी चौवर्ग का, चौवर्ग में ये पाँचों जितने, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से आता है, तालव्य से होता है। बाकी अंतस्थ का य और ऊष्म व्यंजन का आपका श, तो इनका तालव्य यहाँ पर उच्चारण स्थान है। उसके बाद मूर्धन्य स्वर में री आपका मूर्धन्य से बोला जाता है। ट वर्ग में आपका मूर्धन्य से बोला जाता है। उसके बाद मूर्धन्य से र आपका अंतस्थ से, और श आपका ऊष्म व्यंजन से। ये भी इनका जो उच्चारण स्थान है कहाँ से आता है, मूर्धन्य से आता है। उसके बाद दंत्य वर्ग जो आपके हैं, तो दंत्य वर्ग में आपका कौन कौन आता है, ये मैंने आपको बताया था। तो ये आपको मुझे अभी कमेंट करके बताना है। तो ये आपको मुझे बताना है दंत्य वर्ग में आपके कौन कौन से आएंगे। तो दंत्य वर्ग में आपका तो वर्ग आ जाते हैं, और जो आपका ऊष्म व्यंजन है उससे आपका श आ जाता है, श आपका दंत्य व्यंजन। उसके बाद ओष्ठ मैंने आपको बताया थे, ओष्ठ में आपका क्या आ जाता है, ऊ और बड़ा ऊ आपका ओष्ठ आएगा। और आपका प वर्ग पूरा ओष्ठ आ जाता है। और दंत मूल वाला जो है र और ल, ये आपके दंत मूल में आ जाते हैं। उसके बाद दंत ओष्ठ में आपका कौन सा आएगा, दंत ओष्ठ में आपका आएगा एक ही मात्र यहाँ पर व्यंजन है जो दंत और ओष्ठ की बदौलत बोला जाता है, वो आपका व है। और कंठ और तालु से बोले जाने वाले ए और आई, कंठ और ओष्ठ से बोले जाने वाले ओ और आओ, और नासिक से बोले जाने वाले हर वर्ग का पंचम अक्षर नासिक से बोला जाता है। तो ये आप लोगों ने अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर दिया होगा। उच्चारण स्थान भी आप लोगों ने जान लिया। तो वर्णमाला आप लोगों ने अच्छे से पूरी देख ली, और अब आपका यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं बचेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा सा पूरा से समझ आ गया हूँ।